So first question of this video, source of authority and the power of Indian Constitution is derived from. The source of authority and the power of Indian Constitution is derived from A. Preamble, B. Supreme Court, C. People of India and D. Parliament. है ना? तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी गौर से पढ़ी होगी ना, ऑब्जर्वेशन से, तो आप यू कैन गिव द आंसर. यू कैन गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. सो इट्स आंसर इज सी, पीपल ऑफ इंडिया. द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट चैप्टर जो प्रियम्बल स्टार्टिंग का चैप्टर है, जैसे मैंने आपको कहा, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. Second question, consider the following statement regarding the Swachh Sarvekshan Survey. Very very important. Swachh Sarvekshan Survey is held. ये क्यों किया गया? स्वच्छ भारत अभियान हर जगह कितना इम्प्लीमेंट हुआ उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन ऑल इंडिया सर्वे टू मेजर सिटीजन कनेक्ट विद सैनिटेशन आउटकम्स. सेकेंड, इट रैंक्स स्टेट्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सैनिटेशन. के हर एक राज्यों को मॉनिटर किया गया, उनको नंबरिंग दी गई, रैंक दिया गया उनके सफाई के रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड ग्राउंड में. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट. तो दोस्तों आप इसका देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है. स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे, इट इज़ एन ऑल इंडिया सर्वे टू मेजर द सिटीजन कनेक्ट विद सैनिटेशन आउटकम. यस, कि हर एक सिटीजन सैनिटेशन से रिलेटेड है कि नहीं. और दूसरा, इट रैंक्स स्टेट्स इन इंडिया. नो, इट नॉट रैंक्स स्टेट्स, इट रैंक्स सिटीज, है ना. ये सिटीज़ को रैंक करता है स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे. तो स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट ओनली. ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट है. स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे इज द फर्स्ट पैन इंडिया सर्वे टू मेजर द सिटीजन कनेक्ट विद सैनिटेशन आउटकम इम्पैक्टिंग लाइव्स ऑफ 40 करोड़ पीपल. आंसर स्टेटमेंट फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड स्वच्छ भारत इट रैंक द सिटीज नॉट स्टेट्स. Third question, with reference to constitutionalism, which of the following statement is correct? It doesn't recognize the people's sovereignty. Second, it requires the effective laws and their enforcement to provide structure to its framework. Third, it recognizes the need for limitation on government's power. Now friends, select the correct answer using the code given below. अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 and all. कि it doesn't recognize. Actual में you need to know, you must know, आपको पता होना चाहिए कि what do you mean by constitutionalism? Constitutionalism means that limit the government. It doesn't, and it recognize the constitutionalism recognize the people's sovereignty, people की आज़ादी, that peoples are the real power, peoples are the real government. So it recognize. So first statement wrong हो गया because it recognize the people's sovereignty. Second, it requires the effective laws and their enforcement provide structure to its framework. Yes, second statement is correct. Third, it recognize the need for limitation on government power. Yes, constitutionalism की मीनिंग है कि वो गवर्नमेंट पे लिमिट डाल रहा है ना. तो 2 and 3 इज स्टेटमेंट राइट. सो आंसर देखिए आप. अब आपको अगर पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, तो आप और 2 and 3 के बारे में आप श्योर नहीं हो, तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखो कौन कौन से ऑप्शन में, ए में है, सी में है, डी में है, बी में नहीं है. तो ए सी डी एलिमिनेट हो गया और आपका राइट हो गया बी. सो इसी तरीके से आप यूपीएससी का प्रीलिम, क्योंकि यूपीएससी का मेन पर्पस ये है कि एक सही बंदा इस फील्ड में आए, सही आईएएस ऑफिसर बने, सही व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बने, कि जो सही डिसीजन ले, जो राइट और रॉन्ग को पहचान सके. तो देख सकते हो आप एक्सप्लेनेशन. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट. It is antithesis of arbitrary power, and constitutionalism recognizes the need for government with powers, but at the same time insists that limitation be placed on those powers, and it recognizes the sovereignty of people. Fourth question, which of the following are the features of parliamentary form of government? Parliamentary form of government. Last year इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने. बोलो. Statement first, collective responsibility of the executive to the legislature. Collective responsibility of the executive. Executive मतलब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आ गए, ये हमारा एग्जीक्यूटिव आ गया. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो ये बिल्कुल राइट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. सेकंड, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, आप वीडियो पॉज करके. डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा.
यस, आपने अगर लक्ष्मीकांत बराबर पढ़ी होगी तो लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बट द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व। राज्यसभा डिसॉल्व हो ही नहीं सकती है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। सो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। एंड थर्ड, लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब आपको थर्ड में श्योरिटी है कि नहीं वो जान दीजिए। अब फर्स्ट आपको श्योर है, फर्स्ट राइट है और सेकंड रॉन्ग है ना, क्योंकि यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ राज्यसभा भी लिखा गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, सी और डी में, तो आप 50% एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन ए राइट है या बी राइट है। अब जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो फर्स्ट एंड 3 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। द प्रेजेंस of nominal and real executive, हमारा parliamentary form of government is also known as the Westminster model government and responsible government or cabinet form of government, and the constitution establishes the parliamentary system not only at the center but also in states, like center पे PM और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है और प्रेसिडेंट रहता है, तो स्टेट में कौन रहता है, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। The presence of nominal executive, our president, real executive, prime minister, and collective responsibility of the executive to the legislature, and dissolution of lower house or Lok Sabha. Rajya Sabha is a permanent house and doesn't dissolve, and majority party rule and leadership of prime minister or chief minister, membership of minister in the legislation. अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। हाँ फ्रेंड्स, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये एक नहीं बल्कि डेली आप कंडक्ट की जा रही है। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, डेली के 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के दिए जाएंगे शाम में 7:30 बजे। और अगर आप ये टेस्ट लाइव देते हो, मतलब आज जो करंट अफेयर्स हुआ तो उसके हिसाब से यूपीएससी के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पर आपको T20 20 क्वेश्चंस बना के देंगे, जो कि डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स ना सिर्फ प्रीलिम बल्कि मेंस में भी हेल्प करेगा, जिसके टोटल मार्क्स रहेगी 40। और लाइव टेस्ट जो अगर आप दे रहे हो तो आपके लाइव रैंकिंग भी एनालाइज कर सकते हो। अनअकैडमी राइज 2.0 20 क्वेश्चन होगी, 30 मिनट्स दिया जाएगा। डेली सुबह 8:30 बजे होता है, सुबह 8:30 होता है, जो कि दोनों ही लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में होगा। जो भी टेस्ट है, जैसे मैंने बताया ये T20 टेस्ट सीरीज है, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। अनअकैडमी राइज 2.0 जो सुबह 8:30 बजे हो रही है वो भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। एंड अनअकैडमी इम्पल्स 30 क्वेश्चन रहेगी, 40 मिनट्स दिया जाएगा, सुबह 10 बजे होगा, इसकी टोटल मार्क्स रहेगी 60, राइट, सुबह 10 बजे। ये थ्राइस अ वीक होता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अब जिसमें कवर क्या रहता है, जैसे कि यूपीएससी जनरली हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन पूछता है। एज पर द यूपीएससी लेवल आपको टेस्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो इवैल्यूएट योरसेल्फ बिफोर यूपीएससी इवैल्यूएट यू, कि अपने आप को टेस्ट करिए, अपनी पोजीशन जानिए कि आप किधर खड़े हो, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। तो अनअकैडमी से बेहतर टेस्ट सीरीज कोई आपको दे नहीं सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद एक कोड मंगेगा तो MIYT10 ये कोड डालिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर, दैट राइट टू वोट इज अ व्हाट इज फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, उसके बारे में तो केस चला था और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी माइट बी आस्क इन अपकमिंग ईयर। द फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज A फंडामेंटल राइट, B लीगल राइट, C नेचुरल राइट, D कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूँ। राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज a fundamental right. How? Look, answer is A article, because it is mentioned in article 19 clause 1C of the Constitution of India to guarantees to all its citizens the right to form association or union, right to form associations or unions or cooperative societies. The right to form association include the right to form companies, societies, partnership, trade union and political parties. है ना, कि आपको एसोसिएशन बनाना है, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, कि ट्रेड यूनियन बनाना है, सोसाइटी बनाना है, या पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, या पॉलिटिकल पार्टी आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनाना भी आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। सिक्स क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अडॉप्टेड बाय इंडिया। ए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स आर डिस्टिंक्ट। ये खास तौर से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिसेंबल करते हैं लास्ट ईयर जैसे यूपीएससी ने पूछा था।
Executive, legislative and judicial organs are distinct and do not have any overlapping powers. B. No court of law can strike down a law and on ground that it violates the constitution. ये तो absolutely wrong है. Supreme Court, even a High Court can make a laws made by the state legislature or parliament as a void. B statement गया wrong है. C. Executive, legislative and judicial organs are distinct and have some overlapping powers. D. Executive cannot exercise any legislative power by promulgating ordinance, है ना, ये भी wrong है. तो बी और डी निकल गया रॉन्ग. आपको क्या बचा ए और सी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एक्सरसाइज एनी लेजिस्लेटिव पावर बाय, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है. प्रेसिडेंट के जरिए ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करके, ऑर्डिनेंस जारी करके एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूल कर सकता है थोड़े वक्तों के लिए, 6 महीने तक तो रूल कायम रहेगा ना. तो ये डी भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया. अब बचा है ए या सी. आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए. 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका आंसर है ए, सॉरी सी. 7 क्वेश्चन. Which of the following statement regarding the Government of India Act 1935 is not correct? A. It extended the separate electorate women. आप अगर लक्ष्मीकांत देखोगे तो स्टार्टिंग में ही हर एक प्रोविजन 1919 के प्रोविजन, 1909 के प्रोविजन, 1935 के प्रोविजन दिए गए हैं. तो एक बार आपको रिवाइज करना होगा क्योंकि एक माइट भी खास तौर से 1935 एंड 1919. Not correct पूछा है. It extended the separate electorates to women. B. It provided for establishment of a federal public service commission. C. It provided for establishment of a federal court. And D. It abolished the bicameralism in all the province. इसका आंसर है D. A, B, C इसके प्रोविजन थे. D जो it abolished the bicameralism in all the province. Bicameralism मतलब 2 हाउसेस रहना. जैसे हमारे अभी एट प्रेजेंट हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे कुछ राज्यों में, है ना. हमारे तो आउट ऑफ 29 स्टेट्स, इन 6 और 7 स्टेट्स वी हैव द बाइकैमरलिज्म. तो उस वक्त सारे स्टेट में बाइकैमरलिज्म खत्म नहीं किया गया. 1935 एक्ट के जरिए बाइकैमरलिज्म सारे राज्यों में खत्म किया गया, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़ दिया गया, जो देखते हैं अब यहाँ पे. Statement D is not correct. That it introduced the bicameralism in 6 out of 11 provinces. And bicameralism कब स्टार्ट हुआ था? 1919 एक्ट के तहत, है ना. और ये खत्म हुआ 1935 में, लेकिन 4 राज्यों को छोड़ दिया. 4 राज्यों में बाइकैमरलिज्म थे, मतलब 2 हाउसेस थे. And the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Province were made bicameral, consisting of a legislative council. Upper House and Legislative Assembly, Lower House. However, many restrictions were placed on them. और साथ साथ में सारे प्रोविजंस हैं, वो देख सकते हो आप. 8 provisions of directive principle of state policy deals with which of the following institution, है ना. DPSP की प्रोविजन किस से रिलेटेड है? स्टेटमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में PRI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. इट्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी. क्योंकि आप डीपीएसपी के प्रोविजन, डीपीएसपी से आई ऑब्जर्व कि हर साल डीपीएसपी में एक क्वेश्चन तो रहता ही है. फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, 3-4 और प्रीम्बल, ये 4 पकड़ के चाहिए. प्रीम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 4 टॉपिक में से कम तो समझ ले कि आप 5 से 6 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, 100% गारंटी. तो आपको डीपीएसपी के हर प्रोविजन पता रहना चाहिए, इसके लिए आप लर्न करो. आर्टिकल डी आंसर, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, है ना. सुप्रीम कोर्ट हो गया ए. सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट. एस्टैब्लिशिंग अ विलेज पंचायत एंड इंडो देम टू नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. आर्टिकल 40. इसी तरीके से इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी अ नेशनल इंपॉर्टेंस. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया परफॉर्म दिस फंक्शन एंड प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस. ये हो गया खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन. So 9 question. The preamble declares India as a sovereign. It means it's free to conduct its own and internal external affairs. There is an absence of restraints on the activities of the individual. Any Indian citizen can be elected to the office of president. Give your answer in comment section. Its answer is only statement first one is correct. The sovereign means, the preamble का explanation आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो sovereign means India is neither dependent or
इंडिया के ऊपर किसी का गलबा नहीं है, कोई कंट्री का गलबा नहीं है, ना इंडिया किसी के अंडर में है ना, ना इंडिया किसी की गुलामी में। इंडिया इज अ सवेरियन कंट्री, मीन्स free to conduct its own affairs, internal and external affairs. A is a correct answer. The word sovereign implies that India is neither a dependency or nor a dominion. ना किसी पे डिपेंड है, ना किसी पे डोमिनियन रखता है. In other nation but an independent state. Our country is an independent state. There is no authority above it, and it is free to conduct its own affair, both internal and external. तो हो सकता है कि बहुत हाई चांसेस है इस क्वेश्चन के कि तो sovereign की मीनिंग क्या है, क्योंकि हर साल यूपीएससी प्रीएम्बल को लेकर क्वेश्चन करता ही है। Statement second and third is wrong. In question, they resemble the instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935, which were later incorporated in the Constitution of India. They neither confirm any legal right nor there are legal remedies against the violation. Which of the following provisions of Indian Constitution is best described by the above passage? The word instrument of instruction है ना, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगर आप लक्ष्मीकांत ने बराबर पढ़ी हो तो आपको इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। चलो आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिसेंबल टू द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्क बस इतना था कि लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वर इश्यूड टू द गवर्नर जनरल एंड टू द गवर्नर्स ऑफ कॉलोनीज ऑफ इंडिया, है ना, ब्रिटिश वक्त के वक्त, ब्रिटिश दौर के वक्त। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 व्हाट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मेयरली अनदर नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव।